और बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक AI जनरेटेड इमेज पोस्ट कर ईरान को तीखी चेतावनी दी है। इमेज में ट्रंप एक अमेरिकी नौसेना डिस्ट्रॉयर पर खड़े हुए दिख रहे हैं और उनके पीछे नेवी चीफ भी खड़े हैं। और इस फोटो के साथ ट्रंप ने कैप्शन ने दिया है कि ये तूफान से पहले की शांति थी। ये पोस्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर है और ईरान किसी भी हाल में हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता। वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए भी तैयार नहीं है। साथ ही प्रॉक्सी संगठनों हमास, हुती और हिजबुल्लाह को भी उसका समर्थन पहले की तरह जारी है। उसकी इन गतिविधियों का यूएस और इजराइल सख्ती से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच 8 अप्रैल से सीज फायर जारी है और दोनों के बीच बैकडोर बातचीत की कोशिश भी चल रही है। तो बात ना बनती देख ट्रंप प्रशासन ईरान पर अधिक दबाव बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि कूटनीतिक बातचीत असफल रहने की स्थिति में यूएस इजराइल फिर से ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं और ऐसे में ट्रंप का ये पोस्ट ईरान के लिए एक तरह से चेतावनी है कि मौजूदा शांति अस्थायी है और जल्द ही तूफान भी आ सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर से धमकी। ये बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर से धमकी। ईरान में परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए तो ईरान का शांति प्रस्ताव अस्वीकार्य है, ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान को परमाणु डस्ट देना होगा, ट्रंप ने ये एक तरह से चेतावनी दे दी है और ऐसे में ईरान का शांति प्रस्ताव अस्वीकार्य कर दिया है। और तो आपको बता दें, जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है, समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका चेतावनी ईरान को यहाँ पर देता हुआ दिख रहा है। ईरान को परमाणु डस्ट देना ही होगा तो परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर से धमकी मानी जा रही है कि यहाँ पर ईरान में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान का शांति प्रस्ताव अस्वीकार्य है। ईरान का परमाणु डस्ट जो है वो उन्हें देना ही होगा, किसी भी तरह से वो न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकते हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब ईरान क्या करेगा, क्योंकि किसी भी तरह से अमेरिका मानने को तैयार नहीं हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ संवाददाता विकास अबरोल बने हुए हैं और इसके साथ साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में माना जाए कि किसी भी तरह से शांति वार्ता तो नहीं होगी, शांति को लेकर कोई पहल भी नहीं दिख रही है विकास। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब संभल जाना ईरान, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हमले हो सकते हैं। चेतावनी ट्रंप की तरफ से दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरह की जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों तरफ से दी जा रही हैं, जहां पर एक तरफ लगातार अमेरिका कहने की कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द जो ईरान का जो यूएस का शांति प्रस्ताव है वो ईरान मान ले तो शायद चीजें ठीक हो जाएगी ईरान के अनुकूल। और वहीं ईरान जो है लगातार अपने तरफ से एक शांति प्रस्ताव भेज रहा है जिसको लेकर संधि करना चाहता है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका लगातार नकार रहा है। और देखा जाए तो देखिए स्टार्टिंग से देखा जाए तो दो ही चीजों में बात अटकी नजर आ रही है। एक यूरेनियम डस्ट जिसे कहा जा रहा है कि जो यूरेनियम संवर्धन की बात की जा रही है, दूसरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर। दोनों ही जो ऐसे पेच है जो कहीं संभलते नजर नहीं, कहीं सुधरते नजर नहीं आ रहे। और ऐसे में ये शांति वार्ता या ये जो सीज फायर का समय दिया गया है, ये इसका कोई औचित्य नहीं रह रहा। लगातार पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि हालांकि सिविलियन इलाकों पे तो हमले नहीं हो रहे, लेकिन यूएस की तरफ से जहां से ईरान की मिसाइल्स या ईरान का जो जितना भी डिफेंस सोर्स है वहां पर हमले फिर भी किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से उनके शिप्स को या उनके जो वहां से जहाज निकल रहे हैं उनको निशाना, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो जहाज निकल उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो शांति वार्ता हो के भी शांति वार्ता नहीं है। दोनों अपने अपने आप को सुप्रीम पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चलते जो है हालात किसी भी तरह से सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान को बाहर निकालकर चाइना, रशिया या भारत को आगे आना पड़ेगा, इनका आपस में बैठकर समझौता कराना पड़ेगा, तभी चीजें सुधर पाएंगी। वरना ये तकरार और ये जो लगातार देख रहे जो अभी हालात बने हैं ये इसी तरह से बने रहेंगे, कुछ सुधरने का नामो निशान लग नहीं रहा। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ईरान को धमकी तो दे ही रहे हैं, वहीं अगले हफ्ते ईरान पर भीषण हमले की तैयारी भी है। ये बड़ी खबर, अगले हफ्ते ईरान पर भीषण हमले की तैयारी है। इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं जंग की तैयारी। एक नए नाम के साथ शुरू होगा ये ऑपरेशन।
मल्टी स्ट्राइक हमलों का खाका तैयार हो चुका है। यूएस सेंट्रल कमांड हमलों की शुरुआत करेगा, ये बड़ी खबर। इजरायल और अमेरिका कर रहे हैं जंग की तैयारी, तो आने वाले दिनों में दोनों देशों की तरफ से जंग की शुरुआत हो सकती है। एक नए नाम के साथ शुरू होगा ये ऑपरेशन। मल्टी स्ट्राइक हमलों का खाका भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर देवनाथ सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, तैयारी तो चल रही है अमेरिका और इजरायल की तरफ से, लेकिन कब ये हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं? क्योंकि ईरान को मौके पर मौके दिए जा रहे हैं कि बातचीत कर ले या फिर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर कोई अपना मन बना ले ईरान, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हाँ गीतू जी, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अपनी जो रैम्बो इमेज है उसके साथ कार्टून बना बना कर पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। वह दिखाना चाहते हैं कि वह बहुत जल्दी ही इजरायल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की नेवी ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को उत्तरी अरब सागर में और भूमध्य सागर में तैनात किया हुआ है। इजरायल से भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनकी एयरफोर्स भी युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध के लिए इजरायल ने अपने जो F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान है उसमें लॉन्ग रेंज ड्रॉप टैंक्स लगाए गए। तो आमतौर पे जो F-35 है वो टेक ऑफ करने के बाद जा सकता है 800,000 किलोमीटर और वापस आ सकता है, लेकिन लॉन्ग रेंज ड्रॉप टैंक अगर लगाए हैं तो जाहिर बात है कि उनका मिशन प्रोफाइल कहता है कि वो 2000 किलोमीटर जाकर 2000 किलोमीटर वापस आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इजरायल या अमेरिका ईरान पर कोई हमले चालू करने वाले हैं? शायद अगले 15 दिन में या 1 महीने में ऐसा ना हो। डोनाल्ड ट्रंप अभी अभी चाइना से वापस आए हैं और वह नहीं चाहेंगे कि शी जिनपिंग को किसी भी तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट दिया जाए। शी जिनपिंग जो हैं वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील फाइनलाइज करना चाहते हैं। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं, लेकिन अमेरिका की जो ट्रेड नेगोशिएशन टीम जिसमें बड़े बड़े फाइनेंशियर्स हैं, बड़े बड़े उद्यमी हैं, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज हैं, सीएफओज हैं, वो अभी भी चीन में पीछे रुक गए हैं और अगले 15 दिन 1 महीने तक वह चीन के साथ इस तरह के एमओयूज का ड्राफ्ट तैयार करेंगे या ट्रेड एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जिससे चीन और अमेरिका के बीच में आने वाले 5 से 10 साल का जो व्यापार का खाका है, नियम कानून है, उसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा ध्यान इस वक्त चाहेंगे कि चीन में ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स की खाका तैयार हो रहा है उससे उनका या शी जिनपिंग का ध्यान ना पलटे। जी बिल्कुल। और ऐसे में अभी अगर फिलहाल बात करते हैं मौजूदा वैश्विक हालातों की, तो यहाँ पर अजिताभ सर कैसे समझे इसे? अभी अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें या फिर यूं देखें कि हॉर्मुज को लेकर जैसा से बात नहीं बन रही है, तो ऐसे में अगर यहाँ पर हमले करने की तैयारी चल रही है तो हॉर्मुज का मैटर तो अनसॉल्व ही रहेगा। देखिए गीतू जी, हमले की तैयारी तो ऐसे अंदेशा लग रहे हैं जैसा देवनाथ सर ने कहा, लेकिन अब इस बीच कुछ और खबरें आई हैं कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ईरान पहुंचे हैं। अनप्लान्ड उनकी विजिट थी, तो मुझे लगता है एक लास्ट डिच एफर्ट जो कहते हैं बातचीत का, वो शायद कहीं ना कहीं वो भी बैकग्राउंड में चल रहा है। हालांकि ईरान से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के नागरिकों को AK-47 चलाने की इस तरह के ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, और वहाँ एक ईरान में तेहरान के स्ट्रीट में या अन्य शहरों में भी कई तरह की ट्रेनिंग वगैरह का भी लोगों का मनोबल बढ़ाने की बेसिकली। लेकिन दूसरी तरफ ईरान में जो अभी आर्थिक स्थिति है वो भी चिंताजनक है। ईरान के अंदर में इंटरनेट तो खैर बंद है ही पिछले 75-77 दिनों से। दूसरी तरफ महंगाई भी काफी बढ़ रही है। अभी तो जो खबरें आई हैं कि रियाल का वैल्यू 1.8 मिलियन, लगभग 18 लाख तक पहुंच चुका है। तो ये ईरान के लिए भी बहुत कंसर्निंग है, और स्पेशली जब उसकी कमाई भी ठप पड़ी है तो कहीं ना कहीं वो एक एग्जिट जो कहते हैं ना, ऑनरेबल एग्जिट, वो सोच रहा है। दूसरी तरफ वो ऑप्टिक्स भी जारी रखे हुए है। अब उसने फिर से दोहराया है कि जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज में कोई नए टोल की बात हो रही है, वो उसको लीगलाइज करके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके जहाजों को इंश्योरेंस के नाम पे, मतलब कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि वो लीगल भी हो और पैसे भी ईरान को मिले। मेनली कि ईरान के परमिशन से ही कोई
शिप या टैंकर जो है वो एग्जिट करें। और शायद यूरोप के कुछ देशों ने उसको ईरान को अप्रोच भी किया है, IRGC को, कि उसके टैंकर्स को या उसके वेसल्स को जाने आने दिया जाए। तो इस तरह के जद्दोजहद के बीच अभी भी मुझे जो दिख रहा है कि अटैक से पहले अमेरिका और खास करके राष्ट्रपति बुश जिस तरह की एक नैरेटिव सेट करते हैं, वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल। और एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान, ईरान बातचीत के लिए तैयार है, अमेरिका बातचीत को गंभीर नहीं है। तो अब्बास अरागची का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है कि ईरान तो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका इसके लिए संजीदा नहीं दिख रहा है। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बयान दे रहे हैं कि ईरान की तरफ से बातचीत की पूरी तैयारी है, अमेरिका बातचीत को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। अब्बास अरागची का ये जो बयान है, ये काफी बड़ा बयान माना जा रहा है मनोज जी। और ऐसे में यहाँ पर ईरान किस तरह से सोच रहा है, ये भी बता रहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका बातचीत को तैयार नहीं है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से इजराइल और लेबनान में जो 45 डेज का सीज फायर हुआ है, इससे आशा हम लोग समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध नहीं होगा। इसी तरह से सीज फायर कंटिन्यू रहेगा और ईरान जो है डिप्लोमेटिक वे में आगे बढ़ना चाह रहा है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक समिट में आए थे और रशिया गए थे, चाइना गए थे और आज भी एक पोप को धन्यवाद देते हुए ईरान के शासनाध्यक्ष ने कहा है कि आप सही हैं और हम बातचीत से ही जो है शांति चाहते हैं। तो किसी न किसी रूप में जो है एक सहानुभूति लेना चाह रहा है ईरान कि हमारे से ईरान के साइड से कोई गलती ना हो। वहीं अमेरिका जो है फिर से उनका रुख जो है वो एक अटैकिंग की तरह है कि हम फिर से अटैक करेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। जिस तरह से चाइना और यूरोपियन नेशन, नाटो नेशन ने hormuz को खोलने में खुलेआम जो अमेरिका को साथ देने से मना कर दिया है, उसी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक डिफरेंट वे में फिर से प्रेशर बनाने का कोशिश करेगा ईरान पे कि फिर जो है डायलॉग पे आ जाए। वहीं इजराइल चाह रहा है कि युद्ध जो है कंटिन्यू रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ईरान कमज़ोर होता है इकोनॉमिकली, अगर इस फायर के भी अगर प्रोलॉन्ग होता है तो ईरान जो है ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली जो है वो लॉस हो ही रहा है। हालांकि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ को भी परेशानी हो रही है, लेकिन इजराइल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इजराइल ये सोच रहा है कि अगर सीज फायर भी बढ़ते रहा है तो ईरान का इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होगा, तो फिर जो है ईरान को उभरने में बहुत टाइम लगेगा, ताकि इजराइल को फिर से जो है वो आंख ना दिखा पाए। और तो ऐसा ही लग रहा है कि वो इजराइल जो है फिर से अमेरिका पे प्रेशर बनाना चाहेगा कि फिर से अटैक किया जाए ईरान पे। और वार्ता आप देखिए, चूँकि इजराइल और लेबनान की अगर हम बात करें तो सीज फायर तो है, लेकिन इजराइल वहाँ पे भी अटैक करते आ रहा है। वो इजराइल जो है वो hormuz के ठिकाने पे जो है कंटिन्यू अटैक करते रहा है। तो अब ये देखना है कि एक तरह तो सीज फायर की बात कही जाती है, लेकिन दूसरी ओर जो है वो अटैक करते जा रहा है। वहीं जो है लेबनान भी जो है किसी न किसी रूप में वो चाह रहा है कि जो है ये कंटिन्यू रहे, ताकि जो भी डिस्ट्रक्शंस लेबनान में हो रहा है उससे और ज़्यादा ना हो। तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच में कंटिन्यू रहेगा। हालांकि अमेरिका का जो रुख है वो धमकाने वाला, ये लग रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। वहीं ईरान चाहेगा कि डिप्लोमेटिक इसी तरह से सहानुभूति जो है डिफरेंट कंट्रीज से बढ़ते रहे। वहीं पाकिस्तान पे जो है अमेरिका फिर से दबाव लगता है कि डालेगा कि फिर से एक टॉक टेबल पे फिर से ईरान को लाया जाए। और जिस तरह से अमेरिका का रुख हम लोग देखते हैं कि वो जो सेंसेक्स है, वर्ल्ड सेंसेक्स जो है उसको किसी तरह से मैनेज करने का कोशिश कर रहा है, ताकि तेल का भाव जो है ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़े। तो मल्टी प्रोन अप्रोच जो है अमेरिका अपना रहा है, ताकि जो महंगाई बढ़ रहा है वो भी ना हो। वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरह से अभी बना हुआ है इकोनॉमिक डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो उसी तरह से रहे, और ताकि अमेरिका पे वो ब्लेम ना जाए।
तो अब ये देखना है कि आने वाले समय में अमेरिका का और कैसा रुख रहता है, और क्या वो ईरान जो है डिप्लोमेटिक वे इसी तरह से कंटिन्यू करेगा। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि किस तरीके का रुख रहता है ईरान और अमेरिका के बीच। अगर कोई बातचीत होती है, डिप्लोमेसी किस तरह से किस तरफ मुड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका किसी भी हाल में बात मानने को तैयार नहीं है। अगर न्यूक्लियर पर बात नहीं हो पा रही है देवनाथ सर, तो ये मानिए कि अमेरिका बिल्कुल राजी नहीं होगा। न्यूक्लियर डस्ट देने की बात भी कही जा रही है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि हम शायद न्यूक्लियर डस्ट नहीं देंगे और इसको लेकर हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। क्या अमेरिका अगर इस बात को नहीं मानता है तो ये बात फिर से अधर में लटक जाएगी? अब पूरा मामला ही इन दोनों बिंदुओं पर अटका हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान लिख कर दे दे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, और ईरान कह रहा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। तो सेमेटिक्स का फर्क है, कॉमा फुल स्टॉप का फर्क है, मतलब दोनों का एक ही है। ईरान जो कहता है कि वह न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, वो शायद सत्यता के ज्यादा पास है। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, इसकी पुष्टि आईएईए की टीम ने पिछले साल 2025 में जब ईरान का विजिट किया था तब भी उन्होंने कहा था। आईएईए की रिपोर्ट में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि उनको कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो आईएईए की टीम को ईरान ने फिर से वेलकम किया है कि आप आ जाइए, लेकिन उसके पहले युद्धबंदी की दरकार है। जहां तक जो 440 किलो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, जिसको कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुटकुले लेते हुए बोलते हैं कि न्यूक्लियर डस्ट, असल में वो न्यूक्लियर स्टॉकपाइल है। तो उसको क्या ईरान कभी भी अमेरिका को सौंप देगा? गीतू जी, ये अमेरिका, जो ये यूरोपियन देश होते हैं, पश्चिमी सभ्यताएं होती हैं, उनको शायद एक एशियन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। एशिया में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि इज्जत, इज्जत के नाम पर देश और देश के युवा, ईरान के और दुनिया में किसी भी देश के युवा मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। मैं एशियन कंट्रीज की इस मनोभावना की बात कर रहा हूँ। तो ईरान के लिए न्यूक्लियर 400 किलो न्यूक्लियर मटेरियल अमेरिका को देना ईरान की इज्जत को सरेंडर करने के बराबर है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पश्चिमी सभ्यताओं को कभी नहीं समझ में आया। वो सोचते हैं कि बम गिरा गिरा कर बाध्य कर देंगे, ऐसा वह कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। बम गिरा गिरा के वो अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाए, कोरिया में कुछ नहीं कर पाए, वियतनाम में कुछ नहीं कर पाए। तो अमेरिका को अपनी इस इजराइल को भी अपनी इस हठधर्मिता से निकलना पड़ेगा। एम क्या है? अगर इजराइल और अमेरिका का एम है कि ईरान इन 400 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल करके एक एटम बम ना बनाए, तो वो एम तो तब भी साध्य हो जाता है अगर ईरान इस न्यूक्लियर मटेरियल को रशिया में रख दे। रशिया लेने के लिए राजी है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि अमेरिका जो है वो असल में युद्धबंदी नहीं चाहता। वो चाहता है कि ईरान के ऊपर किसी ना किसी तरह से टेंशन का माहौल रहे, क्योंकि अमेरिका असल में क्या चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। अमेरिका को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका सिर्फ इतना चाहता है कि ईरान कमजोर हो जाए, ईरान के लोग परेशान हो जाएं। बिल्कुल। और देवनाथ सर, यहाँ पे कहीं ये तेल वाला फैक्टर तो नहीं है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर युद्ध और न्यूक्लियर पावर, ये सब प्रोजेक्ट वगैरह, ये सब बेकार की बातें हैं। मतलब कि सामने कुछ और दिख रहा है, पीछे काम कुछ और है। जो मेन मकसद है वो क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध, ये ऑयल के क्षेत्र में ईरान को कमजोर करना, ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान को कमजोर करना, अगर ऐसा है जिससे कि अमेरिका को इसका लाभ मिल सके। और ऐसा किया भी, ट्रंप ने ये कहा भी कि हमसे तेल खरीदिए। तो देखो, एक फेमस डायलॉग है जो कि जब हम लोग एयरफोर्स में थे, हम अपने अंडर ट्रेनी ऑफिसर्स को सिखाया करते थे जब वॉर स्टडीज करते थे। वो ऐसे कहते हैं कि अगर किसी देश के जमीन के नीचे आलू उग रहे हैं और किसी देश के जमीन के ऊपर गन्ने की खेती हो रही है, तो अमेरिका को पता भी नहीं, अमेरिकन को, डोनाल्ड ट्रंप को पता भी नहीं होगा कि ग्लोब में वो देश है कहाँ। उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा जी। लेकिन अगर
किसी देश की बदकिस्मती है कि वहां पर उसके जमीन के नीचे कच्चा तेल या गैस है, तो उस बदकिस्मत देश को या तो अमेरिका का मित्र बनना पड़ेगा, जैसे कि सऊदी, यूएई, कुवैत, जी। अबू धाबी, ये 1950-1960 की दशक से ही कर रहे हैं, या उसे अमेरिका की शत्रुता का सामना करना पड़ेगा, जैसा हम इराक, लीबिया, जी, अब यानी ईरान में देख तीसरा रहे हैं। कोई विकल्प नहीं, दोस्ती या दुश्मनी, और अगर दुश्मनी करते हैं तो अंजाम वही होगा जो ईरान का हम इस वक्त देख रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हमलों पर यूएई का जवाब सामने आया है। ईरान के हमलों को लेकर यूएई ने जवाब दिया है। हमलों के लिए ईरान के तर्क मंजूर नहीं है, हमें जवाब देने का अधिकार है। तो यूएई की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान जिस तरह से हमलों को लेकर तर्क दे रहा है वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है और हमें जवाब देने का अधिकार है, हम इसका जवाब देंगे। बड़ी खबर आ रही है, हमले जो यूएई में ईरान की तरफ से हो रहे हैं उसी पर यह खबर है और इसमें यूएई का जवाब आया है सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमलों के लिए ईरान के तर्क हम मंजूर नहीं करते हैं और हमें जवाब देने का पूरा अधिकार है, जवाब भी दिया जाएगा, यानी कि काउंटर हमले होंगे, यही माना जाए। अजिताभ सर, देखिए जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है और क्या उसको लेकर अमेरिका चिंतित नहीं है, क्योंकि अमेरिका में भी हालात अच्छे नहीं है, और ईरान क्या सोच रहा है, क्या वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है कि वो दबेगा नहीं? अगर कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है, ईरान को ये लग रहा है कि उसके देश की भी आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है, जो तेल के डिपोज हैं वो बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तेल की बिक्री नहीं हो पा रही है, तो इस नुकसान को कैसे झेलेगा ईरान? देखिए, निश्चित रूप से ईरान के लिए दो चीजें, एक तो टाइम कह लीजिए और दूसरा टेरेन कह लीजिए, दोनों बहुत फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। टाइम एक तरफ वो बाई तो कर रहा है, अमेरिका भी टाइम बाई कर रहा है, बट दिक्कत है कि जो तेल के स्टोरेज की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और उसको अगर ओवर हो जाता है, खास करके जो खर्ग आइलैंड में उसके ज्यादातर स्टोरेज कैपेसिटी हैं, और जैसी खबरें आ रही हैं कि अगर स्टोरेज फुल होता है तो फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके टैंकर्स भी जो बहुत पुराने कुछ टैंकर्स हैं उसको भी यूज कर रहा है वो, उसके बाद या तो वो प्रोडक्शन को स्लो करे, स्लो करने का मतलब है कि फिर उसको चलाने के लिए, फिर स्टार्ट करने के लिए वो बहुत टाइम लगता है, तो वो भी एक तरफ से आर्थिक उसके लिए झटका होगा। दूसरी तरफ वो बेच भी नहीं पा रहा है, बेचने की हालत में भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जो नाकाबंदी, काउंटर नाकाबंदी कर रखी है उससे सप्लाई चेन पूरा अफेक्टेड हो गया। अब वो एक तीसरा जो कहते हैं कि रोड और रेल नेटवर्क को यो यूज कर रहा है, ऐसी भी खबरें आई हैं, और उसके थ्रू वो चाइना को और रूस को बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी भी कैपेसिटी लिमिटेड है। रेलवे का जो नेटवर्क है, नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, 10,000 किलोमीटर का उसने बिछा रखा है चीन ने, और वो ईरान को कनेक्ट करता है, लेकिन रेल और रोड जो भी नेटवर्क है या कैस्पियन सी का जो रास्ता है उससे बहुत ही कम, लगभग 5 लाख बैरल ही पर डे वो कर सकता है, जबकि उसकी कैपेसिटी तो मिलियंस में है। तो वैसे में उसके पास विकल्पों की तलाश ईरान भी कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भी देखिए, आर्थिक में जो इसका असर है वो अमेरिका में भी निश्चित रूप से है, और ट्रंप कहीं ना कहीं उससे खार खाए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका में जो गैस के तेल के दाम बढ़े हैं और उससे महंगाई भी बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। और एक खबर तो ये आई है अभी लेटेस्ट कि अमेरिका में चूंकि वहां लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है अमेरिका की सरकार पे, तो अभी उसने लगभग 25 बिलियन डॉलर के जो बॉन्ड्स होते हैं, अमेरिकी बॉन्ड, उसका ऑक्शन किया है, शायद उस कर्ज को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए या कुछ टाइमलाइन का होगा उससे बचने के लिए। तो आप देख लीजिए कि अमेरिका में भी क्या अभी माली हालत हो गई है, आर्थिक रूप से इसका असर हो रहा है, और इलेक्शन आने वाले हैं। ऐसे में ट्रंप के लिए ये ज्यादा चैलेंजिंग होगा कि एक डिफिटेड आप कह लीजिए प्रेसिडेंट अगर वॉर में डिफीट होती है, या वॉर 2 महीने के बाद भी, इतने दिनों के बाद भी हैंग इन बैलेंस है, उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, जिस बार को खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुरू किया, तो ये उनके लिए निगेटिव इलेक्शन में भी जा सकता है, और इसका खामियाजा राष्ट्रपति ट्रंप को और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में उनकी पार्टी में भी विद्रोह के स्वर मुखर हो सकते हैं। तो चैलेंज दोनों तरफ से है। अब इसमें
इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन दोनों तरफ से ईरान के लिए भी आप देखिए लाइफ एंड डेथ का ये सवाल है, तो वो इतनी जल्दी झुकने को तैयार नहीं है। जी। दूसरी तरफ अमेरिका भी कुछ उसको दिखाना होगा कि कहीं ना कहीं तो वो विक्ट्री लिया है। इस बीच मामला पूरा फंसा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से यूएई का जवाब सामने आ रहा है कि हमलों के लिए ईरान के तर्क मंजूर नहीं किए जाएंगे, विकास देखिए, क्योंकि यहाँ पर यूएई ने साफ कह दिया है कि ईरान तो ये कह रहा है क्योंकि आप अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर अमेरिकन बेसिस है, इसलिए यहाँ पर यूएई में हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ये तर्क जो है वो ईरान को मंजूर नहीं है, और सीधे तो ये तर्क जो है यूएई को मंजूर नहीं है, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि वो जवाबी हमला करेंगे, यानी यूएई की तरफ से अब काउंटर अटैक ईरान पर होगा। जी बिल्कुल, देखिए ईरान से जो एक बहुत बड़ी भारी मात्रा में तेल जो है सप्लाई किया जाता है और यूएई से भी सप्लाई किया जाता है। ऐसे में ईरान जानता है कि यूएई जो है एक अनदर रूट जो है वो हो सकता है लोगों के लिए तेल लेने के लिए, जिससे कहीं ना कहीं ईरान का जो प्रभुत्व है वो कम हो जाएगा, ईरान का प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि फिलहाल अभी जो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कहीं ना कहीं ईरान पर प्रेशर जो है वो ज्यादा है। ईरान पर प्रेशर है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद बाकी होने देशों से विकास ये समझिए एक बड़ी खबर आ रही है, क्रूड ऑयल बहाने को लेकर मजबूर हो गया ईरान। ये बड़ी जानकारी, क्रूड ऑयल बहाने को लेकर मजबूर हुआ ईरान। ईरान की ऑयल स्टोरेज क्षमता खत्म हो गई है, तो नाकेबंदी की वजह से तेल निर्यात ठप हो चुका है और क्रूड ऑयल बहाने को अब मजबूर हो गया ईरान। ये बड़ी खबर सामने आ रही है विकास। देखिए, यही एक परेशानी थी ईरान के साथ, यही एक चुनौती थी जो कि अब खबरों के रूप में सामने आ रही है कि किस तरह से क्रूड ऑयल को बहाने के लिए ईरान मजबूर हो रहा है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी खबर। और ऐसे में इसका एक बहुत बड़ा दूसरा पहलू ये भी है कि अगर क्रूड ऑयल बहाया जाता है तो उसका पर्यावरण पे कितना नुकसान होगा ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि ये ज्यादा घातक होगा आने वाले समय में। देखिए, लगातार उसको बहाया गया तो आने वाले समय में समुद्र में जो जीव रह रही हैं या उसके आसपास के इलाके प्रभावित हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा होंगे। ऐसे में तेल का उसके नाकेबंदी करने से ज्यादा गंभीर खतरा अब शुरू होगा जब वो तेल बहाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार मैं जिस तरह से कह रहा हूं कि अब सब देशों को आकर बात करनी पड़ेगी, इनको किसी ना किसी तरह किसी एक समझौते पर आकर एक पटल पर लाकर बिठाना पड़ेगा ताकि आपस में समझौता हो सके, वरना स्थिति जो है और भयानक होगी। और इसका परिणाम सिर्फ ये दो देश नहीं या ईरान नहीं भुगतेगा, पूरी दुनिया भुगतेगी। और वो असर हमें देखने को लग भी रहे हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। फिलहाल जिस तरह से खबर आ रही है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं कुछ इसको लेकर पर्यावरण संबंधित जो लोग हैं या जो ऐसे बड़े बड़े एनजीओ हैं उनको आगे आना पड़ेगा और इनको बैठकर कहीं ना कहीं इसको समझौते को अलाइन करना पड़ेगा। हालांकि खबरें ऐसी भी आ रही है कि इन सब के नाकेबंदी के बावजूद भी ईरान का जो तेल है वो इलीगल जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, वो चाइना भी खरीद रहा है और उनको अलग अलग जो कह सकते हैं अलग अलग फ्लैट्स के थ्रू कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे अभी भी हालात जो है वो सुधर नहीं रहे हैं। तेल की क्षमता जो है कहीं ना कहीं ईरान अगर कम करता है तो उसको भी नुकसान होगा कि आने वाले दिनों में उसको बढ़ाने में बहुत समय लगेगा। और फिलहाल अभी जो चीजें हैं वो कहीं तो बंद नहीं होंगे। हाँ, एक ऑप्शन रहेगी विकास, यही जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल बहाना ही पड़ेगा ईरान को, और एक ये बड़ा नुकसान होगा मरीन लाइफ को। मनोज जी देखिए, क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से भी समझे तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा जितने भी जीव, समुद्री जीव हैं, उन पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि ये मामला तो बहुत आसानी से रुकने वाला नहीं है, लेकिन हम देखेंगे समुद्र में किस तरह से जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस तरह का इंफॉर्मेशन जो है वो सही में एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत ही इशू हो जाता है, और ये कितना सही है ये भी एक आने वाले समय में पता चलेगा। और क्योंकि एनवायरनमेंट जिस तरह से ईरान भी बोल रहा है कि अगर हम टोल भी टैक्स भी अगर हम कलेक्ट करेंगे तो हम एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन को लेकर के हम करेंगे, हम अपना इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए नहीं करेंगे। तो इस तरह का स्टेटमेंट भी हम लोगों ने देखा ईरान के साइड से। तो चूंकि एक कुछ नेचुरल फिनोमेना टेक्निकल कोई इशू होगा, उसी के कारण अगर बहाव भी हो रहा है, तो हालांकि ईरान ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण हो सकता है कि इस तरह का बहाव हम लोग देख रहे हैं। और जिस तरह से यूएई और का इजराइल और अमेरिका के खेमे में जाना, ये लग रहा है कि ईरान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। जिस तरह से अभी तक जो है जोग्राफिकल कंडीशन के कारण या फर्स्ट 40 डेज जो
हम जो युद्ध हुआ अमेरिका ईरान इसराइल के बीच में, तो इसमें स्वाभाविक है जो है ईरान जो है वो एडवांटेज में रहा, जिस तरह से यूएई हो और लेकिन मनोज जी सऊदी एडवांटेज अरबिया हो। कहाँ दिख रही है? देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ठीक है, आपने कहीं ना कहीं अमेरिका को एक तरह से परेशान तो कर दिया है, लेकिन बड़ा नुकसान तो यहाँ पर ईरान का ही हो रहा है। ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस युद्ध में, कि ईरान कभी नहीं सोचा कि वो अमेरिका जो है इस तरह से वो हमला करेगा। जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच एक टॉक भी हो रहा था, तो हम लोगों ने देखा, जी ऐसा आशा व्यक्त किया जा रहा था कि फरवरी 28 या 30 तक में जो है वो समझौता हो जाएगा। और कोई भी जिस तरह से उसके 26-27 में हम लोगों ने देखा कि अमेरिका ने ईरान पे स्टेटमेंट दे रहा था कि हम ईरान पे हमला करेंगे, लेकिन ईरान जो है ऑलरेडी तैयार है। ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान तो बोल ही रहा है कि हम जो है एनपीटी का ऑप्शन तो मैंने आगे में भी नहीं साइन होगा किया मनोज जी, है। यही माना जाए। ईरान इस वक्त जिस स्टेज में है, ऑप्शन उसके पास कुछ नहीं है। हॉर्मुज भी बंद किया, तो इसका भी आप ये देखिए कि हॉर्मुज को लेकर भी कहा यह जा रहा है कि वहां से अब ज्यादातर जहाज गुजर नहीं रहे हैं, और ऐसे में ये जो नुकसान है कुल मिलाकर ये कहिए ईरान पर ज्यादा भारी पड़ रहा है। यहाँ पर देवनाथ सर ये समझना होगा ईरान का थिंक टैंक कहाँ पर है, किस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, और ईरान अगर अपनी जिद पर अड़ा भी है तो कहीं ये यूक्रेन वाला हाल तो नहीं हो जाएगा कि अपनी जिद के चलते आप अपने लोगों का एक तरह से हित नहीं सोच पा रहे हैं और अंत में कुछ नहीं मिलेगा, ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका की शर्त वही रहेगी, और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तो छोड़िए, बाकी चीजों पे भी कहीं ना कहीं ईरान पिछड़ता हुआ दिखाई देगा। गीतू जी, जैसा कि किसी भी देश में होता है, ईरान में भी एक गरम दल और एक नरम दल है। राष्ट्रपति अरागची जो हैं और राष्ट्रपति पेजेश्किन और उनके विदेश मंत्री अरागची जो हैं नरम दल से बिलोंग करते हैं, और काफी बड़ी तादाद में वहाँ की लीडरशिप ऐसी भी है जो कि थोड़ा हार्ड लाइन रुख अख्तियार करती है। आईआरजीसी का वहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, क्योंकि आईआरजीसी को तो खड़ा ही किया गया था पॉलिटिकल विचारधारा के ऊपर। तो आईआरजीसी की जो टॉप लीडरशिप है वो भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। लेकिन बहरहाल देखना ये पड़ेगा कि ईरान के ऊपर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं उससे ईरान के लोगों को दिक्कत तो हो रही है, लेकिन अमेरिका जो आशा कर रहा है कि ईरान के लोग बहुत जल्दी अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने में ही नाराज होकर अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर देंगे, उसका अभी तक कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है। ईरान की जो इंटरनल पुलिस है उसने अभी तक जो कुछ दर्जन या कुछ 100 विरोधी पक्ष के लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद उनके फैमिली से एक रिलीज बॉन्ड साइन करा लिया है, फिर उनको छोड़ दिया गया है, जिसमें कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको उनके परिवार ने वादा किया है कि वह सरकार के खिलाफ कोई मुहिम नहीं छेड़ेंगे। ऐसे में जाहिर बात है 3-4 महीने के अंदर जब वहाँ फूड स्कर्सिटी होगी, बिल्कुल, और ये मानिए कि ईरान के अंदरूनी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। हमास के खिलाफ इजराइल का बड़ा एक्शन, ये बड़ी खबर आ रही है। हमास के खिलाफ इजराइल का बड़ा एक्शन, आईडीएफ ने गाजा में मिसाइल से कहर मचाया है। इजरायली एयर स्ट्राइक से दहल उठा गाजा। हमलों के बाद एक इमारत में भीषण आग लगी। लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हमास के खिलाफ इजराइल का ये बड़ा एक्शन है। आईडीएफ ने गाजा में मिसाइल से कहर मचाया है और हमलों के बाद एक इमारत में भीषण आग लगी है। यहाँ पर विकास, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर मिल रहे हैं? जी देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जो इजरायली सेना आईडीएफ है लगातार हमास के खिलाफ जो है काफी समय से अटैक कर रही है। उसका मकसद सिर्फ यही है कि हमास के जितने टॉप के लीडर हैं, जितने भी आतंकवादी बचे हैं, उनको खत्म किया जाए। और यही हम लगातार लेबनान में भी देख रहे हैं, वहां पर भी जिस तरह से हिजबुल्लाह पे हमले किए जा रहे हैं। इन सब की जितनी भी शांति वार्ता की जा रही है, वहां पर देखा जाए तो शांति वार्ता जो है अमेरिका की तरफ से की जा रही है, और दूसरी तरफ से इजराइल लगातार आतंकवादियों पर उनके जो गढ़ है उनको निशाना बनाकर उनको नेस्तनाबूद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोहरी गेम जो है अमेरिका खेल रहा है। एक तरफ से वो जो है बैकडोर से या सीधे चैनल से जो राजनीतिक दल है उनके साथ तो जहां जहां समझौता कर रहा है, वहीं पर
वहां पर जो कंट्रोल्ड आतंकवादी ग्रुप्स है, चाहे वो आईआरजीसी हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो, इनको कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। और ये देखा जाए तो देखिए पॉलिटिकली ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पर भी डेमोक्रेसी होगी और एक जो दमन की जो वहां पर नीति थी वो खत्म होगी। लोगों में भी कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो इसका लोगों को भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो युद्ध के तरीके से देखें तो ये कहीं ना कहीं जो है ईरान के और जो यूएस के बीच में डील होने जा रही है या डील होगी, जिसको अभी फिलहाल एक जी। एज्यूम कर रहे हैं कि होगी, जो बहुत मुश्किल है। तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आईआरजीसी के ये प्रॉक्सी हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो जाए, हिमास हो जाए, जितने भी ये दल हैं, चाहे हुती हो जाए, ये सब कहीं ना कहीं उसके प्रॉक्सी। और ऐसे में अगर उस पर हमले जारी रहेंगे तो आईआरजीसी किसी भी तरह से समझौते की तरफ नहीं बढ़ेगा। वो कहीं ना कहीं इनकी बिल्कुल, ये मदद फैक्टर करेगा भी और है। इनको एक विकास बार और फिर से जो है आईआरजीसी कहीं ना कहीं इन हमलों को लेकर एक नेगेटिव रिस्पांस ही देता रहा है, ये भी माना जाए। ऐसे में अजिताभ सर ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से माहौल ये बना हुआ है, अगर हम इसे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं तो ईरान के लोग तो पहले भी एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें कि ट्रम्प ने वादा किया था ईरान के लोगों से कि आप ये प्रोटेस्ट करते रहिए, हम आपका सहयोग करेंगे, और उसके बाद ये हमला हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है ईरान के लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और खबरें बाहर नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट बंद है। बस यही दिखाया जाता है आईआरजीसी की तरफ से कि देखिए हमारे देश में किस तरह से जंग को सपोर्ट किया जा रहा है, हम तैयार हैं। चंद लोगों को इकट्ठा करके दिखा दिया जाता है, लेकिन वाकई स्थिति ऐसी नहीं है। बहुत ज़्यादा ख़राब हालात ईरान के अंदर दिख रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने गीतू जी। ईरान में हालात तो अच्छे नहीं है, लेकिन आईआरजीसी पूरी तरह से हावी है। और चूंकि वहाँ मिलिट्री शासन एक तरह से कह लीजिए, और उसमें खास करके जो क्लर्जी हैं, जो रिलीजियस फोर्सेस भी हैं, तो ये इससे पूरी तरह से कहिए इंटरनल नाकाबंदी आप कह लीजिए, पूरा बैन, इंटरनेट पे बैन होने से कोई खबरें बाहर नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक ही झटके में 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान के टॉप लीडर्स को मार दिया, कमांडर्स को मार दिया, लगभग 50 की तो पहले दिन ही इसने हत्या कर दी। तो उससे जो पब्लिक सेंटिमेंट था वो आईआरजीसी और इस्लामिक रेजिमे के पक्ष में चला गया। नहीं तो अमेरिका ने सोचा था कि शायद रिवोल्ट होगा और या जनता चुपचाप कर रहेगी, सपोर्ट करेगी इसको, और शायद वो बहुत जल्दी ईरान को कैप्चर किया जा सकता है, वहां रेजिमे चेंज किया जा सकता है। वो तो हुआ नहीं, और इसका खामियाजा वहां के पब्लिक को भी झेलना पड़ रहा है हर तरह से। देखिए पहले यूएई में, अगर आपने यूएई की बात की तो यूएई में पहले ईरान के बहुत सारे लोग रह रहे थे, और यूएई पे चूंकि ईरान ने इतना ज्यादा अटैक किया, यूएई ने जो पिछले 30-40 साल से ईरानियन रह रहे थे दुबई में और अबू धाबी वगैरह में, शारजाह में, उन सबके वीजा कैंसिल कर दिया एक झटके में। और उसका परिणाम हुआ कि लोगों को फिर वापस ईरान जाना पड़ा। तो एक तो रोजगार वो खो गए जो बाहर रह रहे थे, खास करके खाड़ी के देशों में। दूसरी तरफ ईरान पूरी तरह से जो फाइनेंशियल सिस्टम है, चूंकि दुबई हब है पूरे मिडिल ईस्ट का, फाइनेंशियल सिस्टम में जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं, स्विफ्ट की एजेंसी है, ट्रांजैक्शंस के जो जितने मनी एक्सचेंज हाउसेज हैं, सारे दुबई बेस्ड हैं, अबू धाबी बेस्ड हैं। तो वहां जब दुबई की गवर्नमेंट ने, कह लीजिए यूएई की गवर्नमेंट ने बैन करना शुरू किया, तो इससे ईरान का जो ट्रांजैक्शन है, जो उसका मनी एक्सचेंज है, और जो दुबई के यूएई के बैंक में बहुत हैवी पैसा ईरान ने रखा हुआ था, वो सारा भी ब्लॉक हो गया। इससे भी वहां परेशानी बढ़ी है। एक तरफ तो जो ईरानी लोग थे यूएई में बहुत बड़ी मात्रा में, उनको वापस जाना पड़ा, उनके वीजा कैंसिल हो गए, उनका पैसा ब्लॉक हो गया। दूसरी तरफ जो सरकारी ईरान का पैसा था यूएई के बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वो भी ब्लॉक हो गया। इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। और देखिए अभी जो इसका रीजनल इंपैक्ट की बात करते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव, वो भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक अगर मैं सिर्फ इराक की बात करूं, जिसको थोड़ा सा नेग्लेक्टेड रहा है, अभी खबरें आई हैं कि अप्रैल के महीने में, मीन्स पिछले महीने, इराक सिर्फ 10 मिलियन, मतलब लगभग आप कह लीजिए कि 1 करोड़ बैरल तेल ही बेच पाया है, जबकि नॉर्मली वो 93 मिलियन पर बैरल वो तेल बेचता था पूरे महीने में। तो कहां 93 मिलियन बैरल की बजाय सिर्फ 10 मिलियन वो बेच पा रहा है पूरे महीने में। इससे सोच लीजिए इराक में क्या हालात हैं, वहां की आर्थिक हालत क्या है, वो भी एक दिखाता है। ये रीजनल इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है,
वो, और जबकि इराक थोड़े बहुत तेल वो लगभग 2 लाख बैरल वो तेल तुर्की के रास्ते वो सप्लाई कर रहा है, वो बेच रहा है। तो हर कोई जो रीजनल कंट्रीज हैं, क्षेत्रीय जो भी देश हैं, चाहे वो खाड़ी के देशों, इराक हैं, ये सारे कोशिश कर रहे हैं अल्टरनेटिव रूट्स का। और जैसे इराक ने तुर्की के साथ बात की है, कुर्दिस्तान को, इराकी कुर्दिस्तान एरिया के थ्रू वो सीहान पोर्ट जो तुर्की का है वहां से कुछ वो बेच पा रहा है, लेकिन वो काफी नहीं है। और ऐसे में वहां भी हर कंट्री में स्टोरेज की भी एक समस्या है, और प्रोडक्शन तो वो हॉल्ट कर नहीं सकते, प्रोडक्शन रोकेंगे तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्षेत्रीय और जो इसका इम्पैक्ट खास करके प्रोडक्शन पे, सप्लाई चेन पे हो रहा है, वो भी बहुत ही भीषण होने जा रहा है। और आने वाले दिनों में और आने वाले समय में कई महीनों तक इसका असर रहेगा, और वो पूरे विश्व को एक तरह से कहिए क्षति पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और ये बड़ी क्षति इस वक्त मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, कोई एक तरह से हल नहीं निकल रहा है। और अब समझना होगा कि आगे क्या रणनीति रहेगी अमेरिका की, मनोज जी, क्योंकि अगर सही रणनीतिक तौर पर अमेरिका काम नहीं करता है तो पूरे विश्व के लिए एक आर्थिक संकट, एक अर्थव्यवस्था पर जो विकट संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो छटेंगे नहीं, वो और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आने वाले समय में जो है रशियन प्रेसिडेंट का जो चीनी का दौरा है, चाइना का दौरा है, और इसमें भी देखा जाएगा, और ज़रूर जो है ईरान के इशू पे जो है डिस्कशन होगा चीन और रशिया के बीच में। तो ये भी देखने को आएगा कि क्या रशिया फिर से चाइना में जाके ये बोल सकता है कि हाँ, जिस तरह से हम सपोर्ट ईरान को दे रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा, या कुछ उसमें कुछ बदलाव आता है। जिस तरह से चीन का जब अमेरिका से बातचीत हो रही थी तो उसमें चीन ने कहा था कि हाँ, होर्मुज़ जो है खुलना चाहिए, और ईरान को जो है वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहिए और नहीं बनाने दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद रशिया वहाँ पे जाकर के किस तरह का स्टेटमेंट देता है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा शुरू से ही जो है रशिया जो है चाइना को, ईरान को जो है सपोर्ट किसी न किसी रूप में कर रहा है। और जो सीज़ फायर के दौरान भी ईरान जो है ज़रूर अपना जो भी मिसाइल कम हुआ था या और भी जो वार इक्विपमेंट्स ज़रूर जो है रशिया से या चाइना से किसी न किसी रूप में ज़रूर ले रहा होगा। और क्योंकि जिस तरह से युद्ध बिल्कुल, का लेकिन मनोज संकट जी, ईरान पे चाइना पड़ का गया। जो रुख है ना वो डबल स्टैंडर्ड वाला है, वो दोनों तरफ खेलना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे रहे, वो दूसरी तरफ चाह रहा है कि ईरान की भी जंग जारी रहे, जिससे कि उसके हथियार और उसका सामान वो बेचता रहे। तो चाइना का स्टैंडर्ड जो है वो एक तरह से माने किसी मानक पर खरा नहीं उतरता है, वो कभी भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी कह सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजरायल का हमास को बड़े नुकसान का दावा। बड़ी खबर आ रही है इजरायल से, जहां पर हमास को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ये दावा कर रहा है इजरायल। हमास के शीर्ष कमांडर को मार गिराने का दावा किया है, इज़्ज़ अल-दीन अल-हद्दाद को मार गिराने का दावा किया जा रहा है इजरायल की तरफ से। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, हमास के शीर्ष कमांडर को मार गिराने का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इजरायल ने जिस तरह से हमला किया है हमास पर और यहाँ के जो सैन्य अधिकारी थे उसे मारने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। तो इजरायल ने लेबनान पर फिर से भीषण हमला किया। एक और बड़ी खबर, इजरायल ने लेबनान पर फिर से भीषण हमला किया है। एक हफ्ते में 440 से ज्यादा ठिकानों पर प्रहार हुआ है। हिजबुल्लाह के 220 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर किया गया है। तो हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर भी हमले हुए हैं। ये बड़ी खबर, एक हफ्ते में 440 से ज्यादा ठिकानों पर प्रहार किया गया। हिजबुल्लाह के 220 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर किया है। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर भी हमले हुए हैं। तो इजरायल कहीं से भी पीछे नहीं हट रहा है, हिजबुल्लाह को लगातार निशाने पर लेते हुए, हमास को निशाने पर लेते हुए। और विकास हिमानी, यही एम भी है इजरायल का कि ये जो आतंकी संगठन है इनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए जहां पे हम एक तरफ आईआरजीसी के प्रॉक्सीज की बात कर रहे हैं, हमास या जितने भी हुती जैसे संगठन है, हिजबुल्लाह जैसे, वहीं अगर देखा जाए एक बहुत बड़े पटल पर तो इजराइल भी जो है वो एक प्रॉक्सी ही है अमेरिका की, और अमेरिका इसको हथियार दे रहा है इन सबको खत्म करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जहां पर एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर आतंकवादियों को भी जो उनके ऐसे इस तरह के जो लगातार आईआरजीसी जैसे जो आतंकवादी ग्रुप जिन्होंने होल्ड कर रखा है इन कंट्रीज को, उनको भी खत्म करने की कोशिश यूएस की, इजराइल द्वारा की जा रही है। और कहीं ना कहीं वो बहुत कामयाब है। देखिए, एक बात तो मानने वाली बात है कि जो मोसाद है उसके मुकाबले की एजेंसी किसी के पास नहीं है, और वो बड़े प्रिसाइज हमले करते हैं और सही समय पर करते हैं। तो ऐसे में वो जो जानकारी है उसका फायदा अमेरिका को मिल रहा है। अमेरिका लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है इजराइल को, और इजराइल अपनी जानकारी से सब
आतंकवादियों को मिटा रही है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अमेरिका, इजराइल जैसी कंट्रीज के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ये एक जो पॉलिसी है, एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ईरान और जो यूएस में अभी जो हालात बने हैं उनके लिए ये खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आईआरजीसी जो है वो ज्यादा जो है वो प्रवोक होगी, और वो जो एक समझौता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा और डिले हो सकता है, जो वाकई चांसेस पूरे हैं, लेकिन उसको खत्म होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। जी और बिल्कुल इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। सीजफायर के बावजूद इजरायल के हमले जारी हैं। सीजफायर के बावजूद इजरायल के हमले जारी। इजरायल ने लेबनान में बड़ा अटैक किया है। हमले में 11 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर, सीजफायर के बावजूद इजरायल हमले कर रहा है और लेबनान में बड़े अटैक किए जा रहे हैं। हमले में 11 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। विकास, तो लगातार ये हमले हो रहे हैं इसमें, लेकिन आम लोग जो है वो भी इसके जद में आ रहे हैं। 11 लोगों की मौत की खबर है। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई रॉकेट या मिसाइल फेंकी जाती है तो अगर बेशक प्रिसाइज लोकेशन हो तो उसके आसपास के इलाके, आसपास के बिल्डिंग्स जो है, क्योंकि देखिए एक चीज तो ये तय है कि जितने भी आतंकवादी या ये चरमपंथी ग्रुप्स हैं, जितने भी हैं, वो सिविलियंस के बीच में अपने ऑफिस, अपने हेडक्वार्टर्स बनाते हैं ताकि उनको निशाना बनाना मुश्किल हो। ऐसे में जब भी इनको निशाना बनाया जाता है तो उसके आसपास के सिविलियंस को नुकसान पहुंचता है। तो हम लगातार देखते आ रहे हैं ये चीजें जो है इन ग्रुप के द्वारा की जाती है और उसी की वजह से नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिस तरह की तकनीक या जिस तरह का सिस्टम जो इजराइल यूज कर रहा है वो वाकई जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सही भी है। लेकिन ये जो है आने वाले समय में इस युद्ध को, ईरान यूएस के युद्ध के अगर पटापट की बात की जाए तो वहां पर उसको भड़का सकते हैं, और जो एक आपस में सहमति बनने के जो आसार हैं वो खत्म होते, वो धूमिल होते नजर आ रहे हैं। और ये देखना होगा क्या अभी जब तक ये सबसे खास बात है, अगर किसी तरह से ये दोनों देश, ईरान और यूएस, आपस में कोई संधि कर भी लेते हैं, समझौता कर भी लेते हैं, वॉर रुक भी जाती है, क्या उसके बावजूद इजराइल द्वारा हमले जो हैं वो हमास, हिजबुल्लाह और ऐसे हुती संगठनों को किए जाते हैं, क्या उसके बाद ये चीजें जो है बंद होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी ये चीजें हैं, ये जो है इस शांति समझौते को जो है देखा जाए तो खत्म करने की पूरे आसार लग रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अब समझना होगा कि देखिए सीजफायर के बावजूद जिस तरह से इजरायल हमले कर रहा है, लेकिन इन हमलों का एक बड़ा असर जो है देवनाथ सर ईरान पर भी पड़ता है। ईरान को ऐसा लगता है कि एक बड़ा नुकसान अगर लेबनान में हो रहा है तो कई उसके प्रॉक्सी संगठन हैं जिन पर कहीं ना कहीं सपोर्ट ईरान जो है वो करता हुआ दिखाई देता है, जिनको सपोर्ट करता हुआ दिखता है। तो ऐसे में इजरायल को लेकर, सीजफायर की रणनीति को लेकर भी ईरान के दिल में खटास बढ़ती हुई दिख रही है। ईरान जो भी शर्तें रखता है 10 या 15, उनमें से एक शर्त हमेशा ये होती है कि इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर अपने हमले बंद करे। जी। अब इजराइल बार बार सीज फायर के समझौते साइन करता है लेबनान की सरकार के साथ। पिछले महीने उन्होंने 1 महीने का सीज फायर साइन किया बेरूत के साथ, और अभी 45 दिन का सीज फायर साइन किया बेरूत के साथ। लेकिन जब इजराइल इस तरह के सीजफायर के समझौते साइन करता है, इजराइल कहता है कि इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि वह बेरूत पर, यानी लेबनान की जो राजधानी है, और देवनाथ सर एक बड़ी खबर आ रही है इजराइल लेबनान से जुड़ी हुई, जहां पर सीज फायर बढ़ने की खबर सामने आ रही है। इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर बढ़ा है, 45 दिनों के लिए सीज फायर बढ़ाया गया है। अमेरिका में हुई बैठक में लेबनान के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया और इजराइल के प्रतिनिधि भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो ये एक और बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है कि यहाँ पर अब सीज फायर को बढ़ा दिया गया है इजराइल और लेबनान के बीच। तो ऐसे में क्या माना जाए देवनाथ सर, ये देखिए एक तरफ तो हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ सीज फायर बढ़ाने की बात कही जा रही है, कैसे समझे इसे? हाँ, ये तो होता ही है कि इजराइल कहता है कि इस सीजफायर का सिर्फ इतना ही मतलब है कि वह लेबनान के ऊपर, उनकी जो मुख्य भूमि है बेरूत है, वहां पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इस सीजफायर एग्रीमेंट में जो फाइन प्रिंट है, जो पूंछ है, उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है हमेशा कि अगर इजराइल को हिजबुल्लाह से कोई खतरा हुआ तो वह उसके ऊपर हमला कर सकता है। इसी छोटे फाइन प्रिंट का इस्तेमाल करते हुए इजराइल दक्षिणी लेबनान में लिटानी रिवर के आसपास जितने हिजबुल्लाह के गढ़ हैं उन पर हमला करता रहता है। इजराइल की आईडीएफ ऑलरेडी दक्षिणी लेबनान में करीबन 25-35 किलोमीटर अंदर घुस गई है। कई जगह पर वो लिटानी रिवर तक पहुंच गई है और कई जगह पर वो लिटानी रिवर के उत्तर में भी आ गए हैं। तो हिजबुल्लाह जब वहां पर इजराइल की फौज
के फौजी दस्तों पर, टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों पर रॉकेट दागता है तो तुरंत वहां पर इजराइल की एयरफोर्स पहुंच जाती है। और ये जो बॉम्बिंग आप दिखा रहे हैं ये सब दक्षिणी लेबनान में ही सीमित है। जो बॉर्डर है, ब्लू लाइन जिसे कहा जाता है, इजराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है उसके महज 15-20 किलोमीटर की एक पट्टी है, उस पर ही ये बॉम्बिंग हो रही है। तो इजराइल कहता है कि उसने सीजफायर का उल्लंघन नहीं किया है, वो सिर्फ अपने को सेल्फ डिफेंस में ये सब कार्रवाई कर रहा है। जी बिल्कुल, यानी ये माना जाए हिजबुल्लाह का गठन जिस तरह से IRGC ने किया था, करवाया था, तो ये मानिए कि एक तरह से प्रॉक्सी संगठन ये रहा है, लेकिन इजराइल जिस तरह से अटैक करता है हिजबुल्लाह पर, अभी भी अटैक जारी है, तो इसे ईरान अपने ऊपर ही हमला मान रहा है। जी हाँ, हिजबुल्लाह का जो पॉलिटिकल कनेक्शन है ईरान के साथ बहुत स्ट्रांग है। 1985 के बाद से ही लगातार 1985 के बाद से ही ईरान लगातार हिजबुल्लाह को प्रॉप अप करता रहा है, हथियार देता रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता रहा है, ट्रेनिंग देता रहा है। शुरुआती दौर में ये थोड़ा आसान था। देवनाथ सर, अभी क्या हालात हैं हिजबुल्लाह के? क्या अभी वो मजबूत स्थिति में है? क्या अभी भी हथियार मिल रहे हैं ईरान से? हाँ, हिजबुल्लाह के पास मिलिट्री पोजीशन ऐसी है कि हिजबुल्लाह के पास जितने लॉन्ग रेंज रॉकेट्स थे जो कि 100-150 किलोमीटर तक फायर कर सकते थे, वो प्राय खत्म हो गए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के पास अभी भी छोटे वाले रॉकेट जो कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक हिट कर सकते हैं, वो अभी भी हजारों की तादाद में बचे हुए हैं। अभी जो रॉकेट्स का जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह करता है वो छोटे वॉरहेड होते हैं। महज एक वॉरहेड में 5 किलो 10 किलो बारूद होता है, जबकि पहले हम ऐसा भी दौर देख चुके हैं जिसमें कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स के वॉरहेड बड़े होते थे। कहा जा सकता है कि थोड़ा असर जरूर हिजबुल्लाह पर भी पड़ रहा है, जिस तरह से ईरान को घेरा जा रहा है और ईरान के साथ हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।